कहा है, इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प उसी स्कीम का एक हिस्सा था। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए भी 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनसीसी एकेडमी के निर्माण की कार्रवाई हो, राज्य के पॉलिटेक्निक में नवीन टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, रोबोटिक आए, इन सभी के लिए 3D प्रिंटिंग की वहां पे हम लोग प्रशिक्षण दे सकें, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और वाराणसी और आगरा के लिए साइंस सिटी के साथ साथ वहां पर नक्षत्रशाला की स्थापना हो सके, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके साथ साथ प्रत्येक जनपद में वहां की संभावनाओं और विशेषताओं के अनुरूप हम लोग रोजगार सृजन के लिए एक नए कदम उठा सकें, इसके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर प्रदेश के हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक विशेष एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने के कार्यक्रम को भी हमने धनराशि की व्यवस्था की। राज्य सरकार के द्वारा 10 संत कबीर दास वस्त्र उद्योग पार्क और 2 संत रविदास इसमें पार्क लेदर पार्क बनाने की कार्रवाई को भी उसमें बजट में इसकी व्यवस्था की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो आउटसोर्सिंग के कार्मिक थे, आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को जिनका शोषण होता था, हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 रुपये प्रति माह दिया जा सके। इसके लिए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग कारपोरेशन का गठन भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार से भी मुक्त किया जा सके और किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त एक व्यवस्था दे सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 427 करोड़ रुपए और वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसके बारे में मैंने पिछले भाषण में भी चर्चा की थी, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। महोदय, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, MRI की सुविधा हो, वहां पर CT स्कैन की सुविधा प्राप्त हो सके, सरकार ने पहले ही इसके बारे में कदम बढ़ाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1950 के पहले से 17 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज हैं और निजी क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 80 मेडिकल कॉलेज आज के दिन पे चल रहे हैं। इसके साथ ही बलिया और बरेली बलरामपुर में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान इसमें किए हैं। मुझे लगता है बलिया के माननीय सदस्य को अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, आपने बोला नहीं, कम से कम लाल बिहारी का जवाब दे देते हैं। लाल बिहारी किसी काम के नहीं है, बेकार खड़े होते हैं, बवासीर के मरीज हैं। लेकिन इसके धनराशि की व्यवस्था की गई है। आप ही के बोझ को कम करेंगे। सब कुछ नहीं है सर, संसाधन जो है इसमें बढ़ा दिए जाए, मानवर मशीनें नहीं। मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक फुल फ्लेज संस्थान होता है और सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त होता है और सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। आप लोग जो है अपने स्तर पर कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर कहीं से प्रारंभ होता है तो उसमें फिर अपना वहां पे माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढते हैं कहां पे कौन सी चीज निकाले। नहीं, विपक्ष सार्थक चर्चा हो, लाल बिहारी बैठिए, आलोचना सार्थक हो। पॉजिटिव काम भी है विपक्ष का। महोदय,
नगर विकास, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 125 नए नगर निकाय हमारी सरकार ने पहले ही गठित किए हैं, यानी पिछले 8 वर्ष में गठित किए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य है। 10 केंद्र सरकार के द्वारा और 7 स्टेट सेक्टर ने भी स्मार्ट सिटी बनाए हैं, और गौतम बुद्ध नगर जनपद को हम अगर जोड़ लें तो 18 सिटी आज के दिन पे स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी भी हैं और ITMS के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इस बार हमारी सरकार ने प्रयागराज की तर्ज पर, क्योंकि महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, और इस बार हमने 3 नई सिटी को लिया है जिसमें हम एक मुश्त पैसा देकर के इनका विकास करेंगे, जिसमें कानपुर है, मथुरा वृंदावन है और मेरठ है। इनको हम लोग एक मुश्त पैसा दे करके प्रयागराज की तर्ज पर, प्रयागराज को मॉडल बना करके उस तर्ज पर हम इसको आगे विकसित करने जा रहे हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी जनपदों के, यानी जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है उनसे छोड़ करके बाकी, जैसे विंध्यवासिनी धाम हो गया, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, या फिर अन्य सभी जनपद जहां पे बस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर, देवरिया, जिला मुख्यालय जो भी है, इन जिला मुख्यालयों की नगर निकाय को भी स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस योजना में की है। इसके साथ ही PM आवास योजना शहरी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है, और जल जमाव से मुक्ति के लिए कि अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। देश के अंदर पहली रैपिड रेल दिल्ली गाजियाबाद के बाद अब मेरठ तक ये पूरी जून तक पूरी हो जाएगी। नगरीय क्षेत्र में पेयजल की स्कीम के लिए अमृत 2 में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए 4100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप किया जा सके, इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ग्रामीण विकास सेक्टर में भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण हो। शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम या कोई बैठक, कोई अन्य कार्यक्रम करने हो, इसके लिए एक आयोजन का स्थल बने, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। PM आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण अब तक हो चुका है, और इसके साथ ही इस बार भी 4882 करोड़ और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो, 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसके लिए की गई है। अंत्येष्टि स्थलों के लिए 244 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम के लिए 125 करोड़ और पंचायत पुरस्कार के लिए 85 करोड़ के साथ ही प्रदेश ने ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और इसके अलावा प्रदेश में सरकार ने यह भी तय किया है, आशा, आंगनबाड़ी, ANM, होमगार्ड, PRD जवान, गांव चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक, अनुबंधित कार्मिक, इन सबको सरकार आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर महोदय। इसके साथ ही सरकार ने पर्यटन विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए हैं। मैंने पहले भी बताया, विरासत और विकास का अद्भुत संगम, आस्था भी आजीविका और अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है। ये महाकुंभ प्रयागराज ने एक नया रास्ता दिखाया है दुनिया को। पहले ये माना जाता था कि आस्था का विषय ये व्यक्तिगत विषय है, इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, लेकिन प्रयागराज कुंभ ने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए सबसे सशक्त माध्यम। और हमने देखा है ना, 7,500 करोड़ खर्च किया और बदले में प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। और इसीलिए सरकार ने इस बार प्रदेश में पर्यटकों की संख्या की दृष्टिगत ध्यान रखने के लिए जो व्यवस्था की है,
अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए भी 150 करोड़, मथुरा वृंदावन में 100 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त भी व्यवस्था की है। बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मिर्जापुर में भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ और वेद विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए और चित्रकूट के विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर हर प्रमुख उस स्थल को जो वहां का प्रमुख आस्था का केंद्र है, पर्यटन विकास की दिशा से आगे बढ़ा करके हम लोग उत्तर प्रदेश में आस्था और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सामाजिक सेक्टर में आज के दिन पर ये डबल इंजन की सरकार 1 करोड़ 4 लाख से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धजन और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। महोदय, हम लोगों ने इस बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जीरो पॉवर्टी के लिए। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 प्रकार की स्कीम को कन्वर्जन के माध्यम से उस परिवार को देने और जो किसी स्कीम में नहीं आता उसके लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था। इससे पहले सरकार ने बनटांगिया, थारू, कोल, सहरिया, गौड़, चेरो, इन सभी बुक्सा, इन सभी जातियों को इसके माध्यम से 100% आच्छादित करने का काम किया है। और अब जो नए सर्वे किए गए इसमें पहले चरण में 13,57,000 परिवार आच्छादित हो रहे हैं। इन्हें 100% सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी के लिए भी 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले चरण में की है। आप लोग बड़ा जो है प्रोपोगंडा करते हैं। निराश्रित महिला पेंशन आपके समय में मात्र मिल पाती थी 9,66,706 निराश्रित महिलाओं को, और आज हम दे रहे हैं 34,14,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन आपके समय में मिलता था 36,52,607 को, हमारे समय में मिल रहा है 60,99,000। में जो भी ऐसी निराश्रित महिलाएं होंगी, जो परिवार के लोग जिनको देखभाल नहीं कर पाते हैं या असहाय हैं, निराश्रित हैं, महिलाएं होंगी जो परिवार के लोग जिनको देखभाल नहीं कर पाते हैं या असहाय हैं, निराश्रित हैं, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, उनको वहां पे हम लोग रखते हैं और 2,500 रुपये उन्हें हर महीना भी उपलब्ध कराते हैं और लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ फ्री है। ऐसी 1,000 महिलाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर 4 अन्य स्थानों पर उसके निर्माण के लिए धनराशि की है। इसके अलावा बुजुर्ग माँ बाप को भी, भाई कोई औरंगजेब कोई पैदा हो ही गया तो अपने बाप को वह कैद ना करे, उन बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को स्कॉलरशिप के साथ साथ शुल्क पूर्ति करने का काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के करती है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए भी 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए भी 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में। यह छात्रवृत्ति व्यवस्था उन सभी छात्रों के लिए की गई है। मातृशक्ति के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार कदम उठा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 96 लाख से अधिक
महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई हैं। वीसी सखी के अंतर्गत 39,556 महिलाओं ने 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया है और 84 करोड़ 38 लाख रुपए का शुद्ध लाभांश कमाया, 1 लाख रुपए तक उसको सहायता दी। इसके साथ ही सरकार ताकि विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहन के 11,000 की राशि थी और विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 10,000 रुपए की सहायता थी। आप दूसरों को उपदेश देते हैं, क्या तमाशा बना के रखा। सरकार ने कहा नहीं, इनको भी 1-1 लाख रुपया मिलना चाहिए और वो व्यवस्था हमने कर दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष में उनके प्रति नमन करते हुए 7 जनपदों में वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सरकार बनाएगी। यह भी बजट में व्यवस्था सरकार ने की है। महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि मेरे मित्रगण इस बारे में बहुत आगे चर्चा को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इनको मालूम है महाकुंभ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि महाकुंभ में सरकार ने जो कुछ भी किया 45 दिनों में पूरा देश और दुनिया आया, कोई घटना नहीं, कितना शांतिपूर्ण तरीके से यूपी की एक नई छवि लेकर के पूरा देश गया है दुनिया के लिए। इससे बड़ा उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा नहीं हो सकता और वह प्रमाण प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें जरूर बता दूं। देखिए, इसमें जो ये किया गया है, इसको करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, खासतौर पर पुलिस रिफॉर्म के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे, उसके परिणाम भी किस रूप में सामने आए हैं आप देखें। इस दौरान 17 से अब तक हम लोगों ने 91 अग्निशमन के केंद्र स्वीकृत किए। एटीएस की 5 योजित हॉस्टल नहीं था, वो भी उपलब्ध करवाया। महिला के लिए अलग, पुलिस लाइन में पुरुष हॉस्टल के लिए 56 और पुलिस लाइन में महिला हॉस्टल के लिए 63 ऐसे स्थानों पे नहीं थे, उनको उपलब्ध करवाया गया। प्रशिक्षण संस्थान के अनावासीय भवन में 8 ऐसे थे जिनका हमने नए गठन किए और उनकी आवासीय व्यवस्था के लिए भी धनराशि उपलब्ध की।
उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन और उसका निर्माण के साथ साथ उसको चालू किया लखनऊ में। इसके अलावा 5 नई महिला थाने के लिए धनराशि दी गई और अकेले 17 से अब तक हमने 56,000 लाख लखनऊ में। इसके अलावा 5 नई महिला थाने के लिए धनराशि दी गई और अकेले 17 से अब तक हमने 56,000 यानी 22,700 की भर्ती केवल महिलाओं को की है और कुल 1,56,207 की भर्ती हुई है और अभी हमारी 60,200 की भर्ती बहुत शीघ्र आने वाली है। इसके अलावा प्रमोशन 1,53,530 को हम लोगों ने प्रमोशन भी उपलब्ध करवाया है। जो सामान्य प्रमोशन होता है ये सभी उपलब्ध करवाए गए। तो ये सभी कार्य जब होते हैं तब परिणाम कहीं से आ पाते हैं और सरकार ने उस परिणाम को लाने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वह कदम आज हम सबके सामने है। इसके अलावा प्रदेश में महोदय जो विभिन्न विभागों के लिए बजट दिए गए हैं, जो मैं पहले ही बोल रहा था कि बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और उससे जो एलाइड सेक्टर उसमें 11%, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम में 4%, ये सभी व्यवस्था की गई है, जिसमें 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए हमने शिक्षा क्षेत्र के इसको अवस्थापना विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। इसके साथ ही 1,06,360 करोड़ रुपए यह शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिसमें सभी प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन आती है। ऊर्जा क्षेत्र को 61,070 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए 24,000 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए सरकार ने 24,308 करोड़ रुपए, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,400 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 50,550 करोड़ रुपए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उसमें हम लोगों ने 89,353 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा प्रदेश के अंदर विधान भवन का भी यहां पर इसको हम आईटी सिस्टम से लैस कर सकें, इसके लिए भी सरकार ने पूरी धनराशि बजट में उपलब्ध करवाने का काम किया है। रुपया बजट में नहीं है। हमारा निवेदन है कि जरा वित्तविहीन शिक्षकों की तरफ सबका विकास सबका साथ की बात जो है वित्तविहीन शिक्षकों। आप अगर नारा ही सही लगाते होते तो काम भी हो सकता है। आपको नारा ही सही लगाना नहीं आ रहा, आप नारा ही उल्टा लगाते रहे हैं। अब मैं बैठिए उनको जोड़ दीजिए महोदय। ये सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान इन सब के विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उन्होंने देश के बजट को प्रस्तुत करने के उपरांत देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब का उत्थान हो, महिला स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, अन्नदाता किसान खुशहाल हो और युवा के हाथ को काम हो। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है और जिसमें वंचित को वरीयता इस थीम के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। और मुझे बड़ा विश्वास है कि वंचित को वरीयता के साथ यह बजट
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उनके बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं, हम उसको देखेंगे भी और उसमें जो भी प्रदेश के हित से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उनको भी हम विभिन्न विभागों में शामिल करके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी एक अच्छे सदस्य हैं और अनुशासित शिक्षक भी रहे हैं। आपकी तरह अनुशासन ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बात कही है उनको मालूम है कि सरकार ने पहले से ही जो व्यवस्था बनाई है, मैंने कई बार कहा यूपी पहला राज्य है। हाँ, 2005 में यही लोग थे, आप कभी नहीं बोलते लोग। अरे राज्य के अंदर कौन थे, ये ऑप्शनल था, आपने लागू किया, आपने लागू किया, ये स्वयं लागू करते हैं। और अब देखिए ये लोग यहां लागू किए। आप याद करिए इनके कारनामे तो ऐसे हैं कि इन्होंने 2005 से लेके 2017 तक 12 वर्ष तक एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। नहीं खोला अकाउंट, हमने खोला था अकाउंट। आप जरूर आप पूरी जानकारी ले लीजिए। अकाउंट हमने, जब मुझे 17 में जानकारी मिली तो मैंने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय न्यू पेंशन स्कीम का उस समय विरोध हो रहा था। और उस समय लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ कि कैसे उस प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके जो पुरानी पेंशन से अच्छा हो। और यूपी पहला राज्य था जिसने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करने के बाद जो उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 10 से बढ़ा करके 14% कर दिया जाए तो इससे हर कर्मचारी लाभान्वित हो जाएगा। अगर किसी अच्छी स्कीम में अपने पैसे को लगाता है तो 20 वर्ष की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसको जो हाफ पेंशन मिलनी चाहिए, यानी मूल वेतन का आधी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, इसके बराबर पेंशन उसको प्राप्त होगी। तो हमने उसी दिन, हमारी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और हम लोग पहला राज्य हैं जिसने उसको लागू किया। यहां तक कि 2005 से 17 के बीच में कोई अकाउंट नहीं खुला था। हम लोगों ने एक साथ उन सभी लाखों कर्मचारियों का अकाउंट खोल करके एक मुश्त, आप सोचिए 36,000 पहले एक खजाना खाली था क्योंकि आपकी फिजूल खर्ची, लीकेजेज, व्यापक भ्रष्टाचार और उस सब के बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी के बावजूद हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए राजकोष से देकर के उन सभी कर्मचारियों के खाते में पैसा भिजवाने का काम किया था। और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू कराया। और इसलिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके लिए हर प्रकार से कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बार उस परिणाम को देखो जिन राज्यों ने घोषित किया है, क्या स्थिति है वहां पर। वेतन के लाले पड़ रहे, नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्जा लेकर, कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा उन राज्यों को, मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिर में तो पैसा रहेगा, भगवान जहां लक्ष्मी जी रहेगी वहां पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। देखो, दरिद्रता तो वहां रहेगी जहां नास्तिकता होगी। और इसीलिए मंदिरों में लक्ष्मी जी रहती है, विराजमान रहती है, श्री लक्ष्मी वहां विराजमान होती है, तो वहां तो पैसा रहना ही रहना है। और भारत
इसीलिए भारत की परंपरा में हमेशा मातृशक्ति को प्रधानता दी गई है। सुरक्षा की संकट तो आपके समय में खड़ा हुआ था और इसलिए हम लोग उस दिशा में पूरा वो करेंगे। कर्मचारी के हित के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन उन चीजों को भी देखना चाहिए कि जिससे जो चीज हो सकती हो लिमिट के दायरे में हो सकती हो। हम सबकी प्रतिबद्धता देश के लिए होनी चाहिए। महाकुंभ का भी यही संदेश है और उसी संदेश के साथ यह बजट भी हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया था और मुझे पसंद था। तो उसके लिए कल वित्त मंत्री अरे आपकी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया। लाल बिहारी त्रिपाठी तो आगे बढ़ गए, त्रिपाठी जी आगे बढ़ गए, वो आपकी बात करने लगे। सही कह रहे हैं सर, ये पुरानी पेंशन अब नहीं चाहिए। लाल बिहारी जी आपको नहीं चाहिए, भाई आपको नहीं चाहिए। आपकी सरकार ने लागू किया था, समाप्त किया था पुरानी पेंशन। लाल बिहारी जी, आपकी सरकार ने, बिहारी जी, अरे वो तो आपकी बात कर रहे हैं ना। लाल बिहारी बैठिए। हाँ त्रिपाठी जी, इस सदन का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार बने तो इस सदन के सदस्य थे और 2017 के बाद जो है इस सदन के सदस्यों के लिए कुछ हुआ नहीं। माननीय सभापति जी, आपने भी वादा किया, ऐसी बात कर रहे हैं। ये आपके सामने जो एक डिजिटल फॉर्म में विधान परिषद आई है, क्या ये इस दौरान नहीं आई क्या? ये टैबलेट, ये सब क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। शिक्षक को तो प्रगतिशील बनना चाहिए और आप उस प्रगति के पक्षधर हैं। आपके का कोई कृपा नहीं। और महोदय, अब इसके लिए वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और हमने वित्त मंत्री जी से कहा है, कल आपने विधानसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी इस पे विस्तार से चर्चा हुई है। पिछली बार हमने गठित किया था, ये वित्त मंत्री जी को चाहिए था कि दलीय नेताओं को अपने साथ लेकर के और बैठक करके उसकी सिफारिश तत्काल सरकार को कर दे। तो वित्त मंत्री इसको देख रहे हैं और वित्त मंत्री इसको निश्चित ही कदम बढ़ाएंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें भी जानकारी है कि इसमें आपकी समस्या क्या है। अब आपको इसका मेडिकल कॉलेज के बाद भी कुछ चाहिए क्या? हर उस व्यक्ति की मनोमस्तिष्क में छाता हुआ दिखाई दिया है जो अपने आप में दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनकर के लंबे समय तक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपने मुद्दे हो सकते हैं, लोगों की अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं और उसको हम किसी पर जबरन थोप भी नहीं सकते और ये हमारी प्रवृत्ति भी नहीं। क्योंकि जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था उस समय भी हम लोग इस बात का अनुभव कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य थे या ऐसी पार्टियां थी, ऐसे संगठन थे जो तमाम प्रकार के अनर्गल लाभ इस दौरान कर रहे थे। लेकिन उन सब से इतर रह करके हम लोग इन सभी घटनाओं के मौन साक्षी बन करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। महाकुंभ का महत्व क्या है, इसके आध्यात्मिक पहलू को लेकर, इसके सामाजिक पहलू को लेकर, राष्ट्रीय एकात्मता के पहलू को लेकर, इसके आर्थिक पहलू को लेकर के अनेक विचारकों ने, विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और स्वाभाविक रूप से कुंभ के बारे में चर्चा वही कर सकता है जो महाकुंभ का दर्शन किया हो और महाकुंभ की नगरी में जाकर के जिसने साक्षात इस
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी बनकर के इस पूरे आयोजन में जो सहभागी बना होगा, महाकुंभ के बारे में, उसकी विवेचना के बारे में, उसके अलग अलग पक्ष के बारे में वही चर्चा कराएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिलेगी। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, BBC लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार बने थे। महोदय, आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को, ये हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। वे हमारी विचारधारा अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया है। लेकिन ये भारत के सनातन धर्म के अनुशासन को और उसकी आस्था को अभिव्यक्त किए जा रहे हैं विचार। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी उदारता, सहजता, सहनशीलता, विनम्रता और शालीनता गहरा आदर भाव पैदा करती है। यानी भारत के प्रति और सनातन धर्म के प्रति हर व्यक्ति के मन में यह जो भाव है, आपने देखा होगा 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं और इन 45 दिनों में प्रयागराज हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी कोई लूट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म बलात्कार की घटना नहीं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में कोई अपने आप को शर्मिंदा महसूस करे। ये सामाजिक अनुशासन नहीं तो क्या है? एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण, जाति के भेद, सारी सीमाएं टूट गई। कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं,
कोई क्षेत्र का भेद नहीं, देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। और अंत में से सुदेश पचौड़ी इस बात को भी लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि क्या पता कि ऐसे ही निंदकों के प्रतिकार में इस महाकुंभ में इतने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यानी जो लोग महाकुंभ की निंदा कर रहे थे उनके बारे में वो कहते हैं कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यही नहीं, महाकुंभ ने एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि हे पश्चिमी आधुनिकता, जिसे तूने दूषित किया वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता